हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल WPS में। मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हो वसीम फार्मा स्टडी चैनल। आज हम लोग बात करेंगे फार्मेसी एक्ट एंड रूल के बारे में। इससे पहले हमने चैप्टर 1 के सारे टॉपिक कवर करवा दिए हैं, वो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, इसमें हम बहुत छोटा टॉपिक बात करेंगे, बट बहुत ही वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो में लास्ट तक के बने रहना है। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन में आपको ऐसी ऐसी बात बताऊंगा या ऐसी ऐसी नॉलेज दूंगा जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि आपने कभी नहीं सुने होंगे, कभी नहीं पढ़े होंगे, ना किसी आपके कॉलेज वाले ने आपको पढ़ाया होगा। तो आपको वो सारी चीज़ें अगर आपको आज वो इन्फॉर्मेशन लेना है तो लास्ट तक का बने रहिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और वो है हमारा चैप्टर 2 फार्मेसी एक्ट। देखो, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से पहले क्या कह रहा है, थोड़ा सा अभी बेसिक क्लियर करवाऊंगा। उसके बाद सारी जब डेफिनेशन की बात करूंगा तो वो सारी चीजें आपको, जैसे मैंने वादा किया है, तो वो आपको बताते चलूंगा। देयर वर नो रेगुलेशन फॉर द फार्मेसी प्रोफेशन। जैसे कि पिछले भी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों के टाइम पे क्या था, फार्मेसी की कोई रूल रेगुलेशन नहीं थी। कोई भी मेडिसिन बेच रहा था, मेडिसिन के नाम पे एडल्ट्रेशन ड्रग आ गए थे, बहुत से स्पूरियस ड्रग आ गए थे, बहुत सारे ड्रग इंडिया के अंदर आ गए थे, कोई भी रूल रेगुलेशन था नहीं। और इसके लिए फिर सर हारून जफर आए थे, फिर उन्होंने एक पूरा रिवोल्यूशन किया था। ठीक है ना, उन्होंने एक स्टेप उठाया था। और ड्रग, उसके बाद में फिर और ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनी थी, चोपड़ा, जिसको चोपड़ा कमेटी के नाम से जानते हैं। बहुत सारी सारी चीजें हुई थी। तो चोपड़ा कमेटी का रिकमेंडेशन एक ये भी था, ध्यान से समझना। चोपड़ा कमेटी ने एक बात ये भी कही थी कि फ्यूचर में इंडिया के पास और क्या होना चाहिए। तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि दैट द पर्सन practice pharmacy, that is person responsible for the compounding dispensing of medicine should have a proper educational background। मतलब वही बंदा, वही पर्सन फार्मेसी रन कर सकता है, वही चला सकता है जिसके पास में एक प्रॉपर एजुकेशनल होना चाहिए। कम से कम वो डी फार्म होना चाहिए या बी फार्म होना चाहिए, मिनिमम उसके पास में डी फार्म होना चाहिए, उसके पास में लाइसेंस होना चाहिए। ये सारी बातें ड्रग इंक्वायरी कमेटी में रखी गई थी। और भी बहुत सारे बताया था आपको, 7 वहाँ पे पॉइंट मैंने बताया था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो पिछले टॉपिक में है, प्ले लिस्ट में है, आप देख लेना जा करके। अच्छा, दूसरी बात ये हुआ कि हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी आई, उन्होंने भी यही बात कही, इस कमेटी ने भी यही कहा कि ऑल्सो मेड सिमिलर टाइप ऑफ द रिकमेंडेशन। ठीक है ना। कंसिक्वेंटली द फार्मेसी एक्ट का फिर क्या हुआ, उसके फिर बाद में क्या हुआ, फार्मेसी एक्ट आया मार्च 1948 में, फार्मेसी एक्ट आ गया। ठीक है ना। इतने सारी चीजें, करप्शन हो रही थी, धड़ल्ले से काम हो रहे थे, कुछ भी रूल रेगुलेशन नहीं था, तो सरकार को फार्मेसी एक्ट ये पास करना पड़ा, लाना पड़ा। ठीक है ना। अच्छा, फार्मेसी एक्ट क्यों लाया गया, अब रीजन यहाँ पे दिया है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या मकसद था, क्या मोटिव था, क्यों, क्या पर्पस था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ताकि क्या किया जा सके, यूनिफॉर्म एजुकेशन सबको दिया जा सके एंड ट्रेनिंग दिया जा सके टू बी वुड बी फार्मासिस्ट। अगर कोई भी फार्मासिस्ट होना चाह रहा है तो कम से कम उसको यूनिफॉर्म एजुकेशन, अब देख लो ऑल इंडिया में, पूरे इंडिया में, भारत के अंदर मिनिमम आपको फार्मेसी करने के लिए 2 साल का कोर्स करना है, डी फार्मेसी, है ना। इसके अलावा आपको 500 आवर का ट्रेनिंग फॉर्म, 500 घंटे का ट्रेनिंग फॉर्म होना चाहिए, और ट्रेनिंग होना चाहिए 500 घंटे का, या 3 मंथ का होना चाहिए। ठीक है ना, मिनिमम 3 मंथ आपको किसी मेडिकल पे, किसी हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है ना, कहीं भी, तो वहाँ पे क्या करना होगा, आपको ट्रेनिंग करना होगा। तो ये कंपलसरी कर दिया, यूनिफॉर्मली कर दिया सबके लिए। एक तो ये मकसद था लाने का फार्मेसी एक्ट को। फार्मेसी एक्ट वैसे नहीं आया, ये सारी चीज़ें ताकि सबके अंदर सिमिलरिटी आ जाए। और दूसरी बात, टू मेंटेन कंट्रोल ओवर द पर्सन एंटरिंग इन द फार्मेसी प्रोफेशन, क्योंकि फार्मेसी प्रोफेशन में बहुत सारे लोग बिना किसी रुकावट के एंट्री कर जा रहे थे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते थे और खुद की फार्मेसी खोल लेते थे, खुद की फार्मेसी ओपन कर लेते थे। तो अब ये कहा गया है कि सबको मेंटेन किया गया, किसको कंट्रोल किया गया, ओवर द पर्सन एंटरिंग,
कोई भी बंदा अभी फार्मेसी में एंटर नहीं कर सकता जब तक कि उसका रजिस्ट्रेशन स्टेट में नहीं हो जाता। मान लीजिए कि आप महाराष्ट्र स्टेट के हो, तो आपको महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल में एंट्री कराना पड़ता है। और ये कब होता है एंट्री? जब 2 साल आपका, दोनों साल आप पास आउट कर लेते हो, आप ट्रेनिंग, पूरा ये ट्रेनिंग पीरियड आपका हो जाता है, लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो, ट्रेनिंग पीरियड हो जाता है, उसके बाद में स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपकी एंट्री होती है, तो और रजिस्ट्रेशन आपको मतलब वहाँ पे होता है। तो ये सारी बातें, ये सारे रूल लाना बहुत ज़रूरी था, वरना बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया था, ठीक है ना? उसके बाद में कुछ छोटे-छोटे टर्मिनोलॉजी हैं, डेफिनेशन है, और यहीं पे मैं बात बताऊँगा आपको कि क्या मैं नई बात बताने वाला हूँ आपको। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, तो सेंट्रल काउंसिल कुछ नहीं है, ये क्या है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसी को बोलते हैं सेंट्रल काउंसिल। देखो, सबसे पहले जब फार्मेसी एक्ट बन गया 1948 में, 1948 में एक्ट पहले बना था, ध्यान में रखना, एक्ट पहले बना था, उसके बाद ये काउंसिल बना है, ठीक है? क्योंकि मान लो कि एक्ट मीन्स कि मान लो कि रूल, रेगुलेशन। तो अब ये रूल को कौन चलाएगा? भाई कानून तो बन गया, लेकिन कानून को चलाने वाला कौन है? इस रूल को कौन हैंडल करने वाला है? तब जाकर के ये पीसीआई बना, ठीक है ना? तो ध्यान से में रखना। तो इट मीन्स द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 3। सेक्शन 3 में बहुत सारे उसके अंदर सेक्शन है फार्मेसी एक्ट में, तो 3 नंबर सेक्शन में। और यहाँ पे देख लो, फार्मेसी काउंसिल, ये इसका लोगो है, और ये पूरा इसका ऑफिस है न्यू दिल्ली के अंदर। ये बिल्डिंग है ना, यही है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। मैंने यहाँ पे बिल्डिंग यहाँ पे लगा दिया है। और भी आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो, यहाँ पे पूरा यही बिल्डिंग है, ठीक है ना, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की। ऐसे स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या होता है? ये तो एक सेंटर की बात हो गई जो ऑल इंडिया लेवल पे होती है। बट मान लो कि मैं महाराष्ट्र का हूँ, आप यूपी के हो, या गुजरात के हो, या मध्य प्रदेश के हो, या राजस्थान के हो, या बिहार के हो, कहीं के भी हो, ऑल इंडिया में कहीं के भी हो। तो अब आप अपने स्टेट में अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, क्योंकि स्टेट में आप तभी होगा, आप मेडिकल तभी ओपन कर पाओगे जब तक आप स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपकी एंट्री रहेगी, ठीक है? तो इट मीन्स द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जिसको शॉर्ट में स्टेट काउंसिल कहते हैं, अंडर द सेक्शन 19, ठीक है ना, ये सेक्शन 19, एंड ऑल्सो इंक्लूड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल अंडर सेक्शन 20, ठीक है ना? तो दो यहाँ पे होती है, एक होता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल, दूसरा होता है जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। जॉइंट स्टेट फार्मेसी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जॉइंट रहता है, ठीक है ना? मतलब दो या दो से ज़्यादा, मोर देन 2, ठीक है ना? तो ये कई स्टेट मिल करके भी कभी-कभी काम करते हैं, तो उस टाइप के काउंसिल को जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल कहते हैं। तो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का सेक्शन 20 में बताया गया है, और सेक्शन 19 में ओनली किसका बताया गया है? स्टेट फार्मेसी काउंसिल का। इसके बाद में मैं बात करूंगा रजिस्टर फार्मेसी किसको कहते हैं, फार्मासिस्ट कहते हैं। तो ए पर्सन हुज नेम फॉर द टाइम बिंग, मतलब जिसका नाम एंट्री करना है किसमें, रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट ऑफ द स्टेट। भाई मैंने बताया ना कि स्टेट के रजिस्टर में नाम होना चाहिए, इन विच ही इज फॉर द टाइम बिंग रेसिडेंट, मतलब उधर रहना चाहता है, उधर अपना उधर के लिए अप्लाई किया है, तो उसको बोलते हैं रजिस्टर फार्मासिस्ट। जैसे ये मान लो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लगा के रखा है, महाराष्ट्र का लगा के रखा है। जब महाराष्ट्र में आपका लाइसेंस आता है, आपके घर पे लाइसेंस आता है, तो ये भी आपको दिया जाता है, ये कार्ड दिया जाता है जिसमें लिखा रहता है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, और उसके नीचे रहता है महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ठीक है ना, ये लिखा रहता है। और अगर आप किसी भी स्टेट के होंगे तो वहाँ भी ऐसे लिखा रहेगा। आप उत्तर प्रदेश को तो यहाँ पे लिखा रहेगा उत्तर प्रदेश स्टेट फार्मेसी काउंसिल, गुजरात को तो गुजरात स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो ये सारी चीज़ें, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट तब आप कहलाएंगे। आपने पढ़ाई कर लिया, आपने लाइसेंस नहीं निकाले हो, तो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं हो, ये याद रखना। तो ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद में एक टॉपिक यहाँ पे आता है डिस्प्लेस पर्सन। डिस्प्लेस पर्सन क्या है भाई, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ए पर्सन हु ऑन अकाउंट ऑफ सेटिंग ऑफ द डोमिनियन ऑफ द इंडियन और पाकिस्तान on account of civil disturbance or fear of such disturbance in the area now forming a part of the Pakistan has left, ये बात याद रखना, has left after 1 March 1947 and or has been displaced from such person of his residence or since then residing in India। मान लो ये 1947 की बात कर रहा है, 1947 की बात कर रहा है, ठीक है ना?
तो 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों का बंटवारा हो गया, इंडिया और पाकिस्तान का, तो कुछ लोग क्या हुए, डर की वजह से या दंगे की वजह से, ये खौफ बोल सकते हो कि या हम यहाँ रहेंगे तो हमारे साथ में बुरा हो सकता है, तो कुछ लोग इंडिया वाले पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान वाले इंडिया चले आए, ठीक है ना। कब? ये 19 देखो कब की बात कर रहे हैं, लेफ्ट आफ्टर 1 मार्च 1947 से वो जगह को अपनी चेंज कर दी, ठीक है, अपना एरिया उन्होंने चेंज कर दिया, और तब से लेकर के अब तक वो मान लीजिए कि पाकिस्तान से इंडिया में आ गए थे, ठीक है ना। उस टाइम पे मान लीजिए पाकिस्तान से लोग इंडिया में आ गए थे, कब? 1947। बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ गए थे, पाकिस्तान गए थे, तो ऐसे लोगों को डिस्प्लेस पर्सन कहा जाता है, ठीक है ना। पर मैंने बता दिया वो क्यों हो रहा है। डोमिनियन, किसी शासन के उस टाइम पे कौन रूलर था, शासन, डोमिनियन मीन्स कि कौन शासन कर रहा है, गवर्नमेंट की वजह से उस टाइम पे लोग खौफ था लोगों में, तो या किसी ऐसे सिविल वॉर होने का डर था लोगों के अंदर, ठीक है ना। सिविल वॉर हो सकता है, अशांति हो सकती है, सोशल मतलब पूरा सोसाइटी में पूरा, तो ये लोगों ने क्या किया, कुछ लोग शिफ्ट हुए थे, तो उन्हीं लोगों की बात कर रहा है कि लेफ्ट आफ्टर, मतलब चाहे आप इंडिया के हो पाकिस्तान के हो, तो यहाँ पे आफ्टर मार्च 1 14 1947, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को क्या कहा गया, डिस्प्लेस पर्सन कहा गया। अब हम बात करेंगे, और भी यहाँ पे दिया गया, बांग्लादेश से रिलेटेड भी कहा गया है, तो बांग्लादेश वाले के केस में देख लो, एनी पर्सन हुज अकाउंट, सेम केस यहाँ पे भी दिया, ऑन अकाउंट ऑफ सिविल डिस्टर्बेंस, यहाँ भी होगा, सच डिस्टर्बेंस होगा, आर ना। अब यहाँ पे देखो, जो बांग्लादेश की बात करा जिसको ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, हैज लेफ्ट, अब यहाँ पे दिया है क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान ये बांग्लादेश बाद में बना है, ठीक है ना। हैज लेफ्ट आफ्टर 14 अप्रैल 1957, बट बिफोर, यहाँ पे आपको एक टाइमिंग दे दिया कि इसके बाद लेफ्ट किया है, ठीक है, बांग्लादेश से यहाँ पे आ गए हैं, और कब तक आ गए थे, 25 मार्च से, पूरा मतलब जो भी डेट दी गई है, तो इससे पहले पहले आ गए हैं, इंडिया के अंदर हैं, और तब से अब तक इंडिया में रह रहे हैं, तो इनको भी आप कह सकते हो, क्या कहोगे, डिस्प्लेस पर्सन, ठीक है ना। इनको आप क्या कह देंगे, डिस्प्लेस पर्सन कहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में रीपैट्रियाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें मैं बताने वाला हूँ, इसी के बारे में बात कर रहा था बार बार, रीपैट्रियाट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रीपैट्रियाट क्या है, इट मीन्स एनी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल निवासी का रहने वाला, हु ऑन अकाउंट ऑफ सिविल डिस्टर्बेंस, यहाँ पर भी सिविल डिस्टर्बेंस हो गया, ठीक है ना, सामाजिक अशांति का भय है, डर है, इन एनी एरिया नाउ फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ बर्मा, श्रीलंका, युगांडा और एनी अदर कंट्री हैज लेफ्ट आफ्टर मार्च 14 March 1957 has been displaced from such place of his residence since then been residing in India। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 14 मार्च 1957, इसके बाद अगर इन लोगों ने बर्मा, श्रीलंका और युगांडा, ये 3 कंट्री खास करके यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये 3 कंट्री छोड़ करके इंडिया के अंदर आए हैं, तो इनको रीपैट्रियाट बोलते हैं, ठीक है ना। पैट्रियाटिक सॉन्ग क्या होता है, देशभक्ति, रीपैट्रियाट दोबारा देशभक्ति, मतलब दोबारा ये देश के अंदर आ रहे। अच्छा, अभी इन तीनों ने क्या हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जस्ट फॉर नॉलेज के लिए मैं आपको बताऊंगा, चलता हूँ लेकर के जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ठीक है, चलो बर्मा यहाँ दिया हुआ है, और इसके अलावा बांग्लादेश है, जो भी श्रीलंका है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ये मैप मैंने दिखा दिया। इसके अलावा यहाँ पे युगांडा, ये देखो युगांडा ये है, और इंडिया ये, ठीक है ना, यहाँ से, तो युगांडा से लोग कहाँ आए थे, इंडिया में आए थे। चलो ये सारी चीज़ें कोई बात नहीं है, नहीं याद आएगा कोई बात नहीं, जस्ट फॉर नॉलेज के लिए यहाँ पे कुछ मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ, ये बस नॉलेज के लिए, इसको आपके उसमें नहीं पूछेगा, आपकी नॉलेज के लिए। बर्मा, देखो बर्मा जो आपके अभी क्या है, म्यांमार है, 1960 में भारतीयों के खिलाफ कठोर नीतियां अपनाई थी, उस वक्त वहां जनरल ली विन की सरकार थी। अब यहाँ पे मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए। वहां पे इनकी सरकार थी जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप थे, ठीक है ना। उसने 1962 में बर्मीज के लिए, मतलब जो बर्मा के रहने वाले हैं वहां के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें अनेक भारतीयों की संपत्ति जब्त कर ली गई, भारतीयों को वहां से उन्होंने छीन लिया और उनको देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया।
फिर क्या हुआ, बर्मा ने क्या किया था इंडियन के साथ में, उसकी बात कर रहे हैं अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में। भारतीयों की संपत्ति और दुकानें जब्त कर ली गई, पहली बात। इसके अंदर देख लो, जो भारतीय लोग बर्मा में व्यापार कर रहे थे या किसी भी बिजनेस में थे, उनकी संपत्ति सरकार ने ले ली। बैंक में उनका पैसा भी फ्रीज कर दिया गया। फिर क्या हुआ, और भी उन लोगों ने क्या क्या किया था इंडियन के साथ में, वो सारी बातें आपको मैं बता रहा हूँ। तब जाकर के ये फार्मेसी एक्ट में उन सबको जगह मिली है। नागरिकता, सिटीजनशिप जिसको बोलते हैं, छीन ली गई। क्या हुआ था, 1982 में एक नया कानून आया, बर्मा सिटीजनशिप लॉ आया, ठीक है ना, जिसमें भारतीयों को बर्मीज सिटीजनशिप मानने से मना कर दिया गया। मतलब इंडिया के लोग वहां पर रहते थे, बहुत काफी टाइम से रहते थे, और वो लोगों को वहां से उस एक्ट के थ्रू क्या हुआ, उनको वहां का बोला गया कि आप इंडियन हो, आप बर्मा के नहीं हो। इस वजह से भारतीय लोग वहां से स्टेटलेस हो गए, मतलब वहां से उनकी अब क्या होगा भाई, वो लोग हो गए, यानी उनके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं थी। फिर क्या हुआ, थर्ड नंबर पे भारतीयों को वापस भेजने की मजबूरी आ गई। तो लगभग 3 लाख भारतीयों को जबरदस्ती वापस वापस भारत में भेज दिया गया। उनको मद्रास, चेन्नई और कोलकाता के रिफ्यूजी कैंप में भी रहना पड़ा, ठीक है ना। इसका असर क्या हुआ, भारतीय लोग जो बर्मा में जनरेशन से सेटल थे, मतलब काफी टाइम से, उनकी कई पीढ़ियां वहां पे थी, उनको सब कुछ छोड़कर वापस भारत में आना पड़ा। इस वजह से भारत में रीपैट्रिएशन रीपैट्रिएशन जो पॉलिसी है, दोबारा देशभक्ति मतलब दोबारा बनी, ताकि ऐसे लोगों को शरण मिल सके, मतलब वापस इनको फिर वो जगह मिल सके भारत में। बर्मा के अलावा श्रीलंका और युगांडा में भी भारतीयों को के खिलाफ ऐसी ही पॉलिसीज बनाई गई। तो ये तो बर्मा ने किया। अब चलते हैं, थोड़ा सा नॉलेज लेंगे हम लोग दूसरे कंट्री के बारे में, श्रीलंका ने क्या किया था उसके बारे में देख लेते हैं। तो फिर क्या हुआ था, श्रीलंका में भारतीयों के खिलाफ कठोर नीतियां तब शुरू हुई जब वहां सिंहाला बुद्धिस्ट, अब वहां पे देखो बुद्धिस्ट लोग बहुत लोग हैं, तो वहां पे एक उनकी कम्युनिटी थी सिंहाला ना, सिंहाला ने, तो ये इनकी संख्या बढ़ने लगी। तो मतलब वहां पे काफी इंडियन थे, काफी 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 भारतीय थे। तो उन्होंने क्या कहा, आजादी के बाद से ही तमिल भारतीयों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव शुरू हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में क्या हुआ, वहां भी एक एक्ट पास हुआ, सिटीजनशिप एक्ट 1948 पास हुआ, जिसमें भारतीयों से नागरिकता छीन ली गई। फिर वहां पे सेम वही हाल हो रहा है, भारतीयों से नागरिकता छीन ले जा रही है। तो श्रीलंका की सरकार ने एक नया सिटीजनशिप एक्ट 1948 बनाया, जिसमें भारतीय तमिल को श्रीलंकन नागरिकता मानने से मना कर दिया गया। सेम टू सेम वही बात किया गया। अब लाखों भारतीय तमिल स्टेटलेस हो गए, सेम वही बात, यानी उनके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं थी। ये उन भारतीय लोगों के साथ हुआ जो ब्रिटिश रूल के दौरान तमिलनाडु से श्रीलंका गए थे। अब देखो, तमिलनाडु के रहने वाले थे, तमिलनाडु इंडिया का पार्ट है, श्रीलंका में गए, और वहाँ चाय, मतलब जो प्लांट का क्या करते थे, चाय की खेती करते थे, उसमें पेड़ लगाते थे, वो सब, ठीक है ना, काम करते थे। अब सिंघाला एक्ट ओनली किसके लिए आया, तो यहाँ पे क्या कहा गया, अब देखो ये तो तमिल थे, तमिल तो अपनी भाषा बोलेंगे, हर कोई अपनी भाषा बोलता है। तो ये कहा गया कि आप लोग तमिल भाषा नहीं बोलोगे, ठीक है ना, सीधे रोक लगा दिया गया। अब कोई भाषा नहीं बोलेगा, अपनी भाषा कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो 1956 में सिंघाला ओनली एक्ट में, जिसमें क्या आया, जिसमें सिंघाला को सिर्फ श्रीलंकन की एकमात्र राष्ट्रभाषा घोषित कर दी गई। अब ये कहा गया कि ठीक है, सिर्फ आपको श्रीलंका की भाषा ही बोलनी है, घोषित कर दिया गया। इस वजह से तमिल लोगों के लिए जॉब और एजुकेशन बहुत मुश्किल हो गई, ठीक है ना, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सरकार, नौकरी और काम काज सब सिंघाला में होने लगे थे। भाई हर एक बात है, अब सिंघाला भाषा में कोई तमिल बोलना नहीं किसी को, हिंदी बोलना नहीं किसी को, कोई और लैंग्वेज बोलना नहीं किसी को। तो तमिल लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, जिससे सिंघाला तमिल दंगे शुरू हो गए। तो बहुत मामला आगे बढ़ गया, ठीक है ना। फिर 1970 से लेकर के 1980 के बीच में आया, फिर तमिलियों पर अत्याचार और दंगे, ये सारी चीजें होने लगी। फिर 1970 और फिर वही बात, ये दंगे बढ़ने लगे, हिंसा बढ़ने लगी। तो फिर क्या हुआ, 1983 में ब्लैक जुलाई प्रोग्राम हुआ, जिसमें सिंघाला मॉब्स ने तमिल लोगों को मारा, बहुत मारा उनको, ठीक है ना। घर जायदाद सब कुछ उनको क्या कर दिया, मतलब उनसे ले लिया गया, उनको
हज़ारों लोग मर गए इस दंगे में, ठीक है ना? और इस वजह से बहुत सारे भारतीय तमिल श्रीलंका से भागकर भारत आ गए। देख रहे हो ये सारी चीज़ें हो रही थी, तब जाकर के मैंने बताया ना कि ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा अब तक का। तो भारत ने कैसे मदद की? अब भारत क्या करेगा भाई? अपने लोग हैं तो अपने लोगों को मदद करेगा। थोड़ा बहुत और समझौता हुआ भारत और श्रीलंका के बीच में। 1964 में भारत श्रीलंका ने श्री माओ शास्त्री पैक्ट, ठीक है ना? ये मतलब साइन किया। तो उसमें जिसमें ये कहा गया जिसमें कुछ तमिल लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई, कुछ लोगों को फिर मतलब वापिस आए थे तो उनको दे दिया गया, नागरिकता दी गई और कुछ को श्रीलंका में ही रहने का फैसला हुआ। मतलब कुछ लोगों को वहीं रहने दिया गया, फिर कुछ लोगों को वहाँ से बुला लिया गया, ठीक है? ये हुआ। फिर 1980s में भारत ने एलटीटीई और तमिल लोगों की, ये होगा अभी कुछ मुझे ध्यान नहीं है, तमिल लोगों की मदद करने की कोशिश की और आईपीकेएफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजने का कारण बना, ठीक है ना? आज भी श्रीलंकन तमिल्स भारत के तमिलनाडु में रिफ्यूजी कैंप में रहते हैं, देख रहे हो? उस टाइम पे आज भी उस टाइम से जो वो आ गए थे, तो अब यहाँ पे तमिलनाडु में कैंपों में अभी भी रहना पड़ रहा है, ठीक है ना? समरी में अगर आपको नहीं पूरा याद रखना है तो इतना याद रख लेना कि श्रीलंका ने भारतीय तमिल के खिलाफ नागरिकता छीन ली थी और भाषा पर भी रोक लगा दिया था और हिंसा बढ़ गई थी, जिस वजह से हजारों भारतीय तमिल को भारत में शरण लेनी पड़ी थी, दोबारा फिर भारत में आना पड़ा था। ऐसे युगांडा ने भी किया था भाई। तो जल्दी से ये भी देख लेते हैं युगांडा ने क्या किया था भारत के साथ में, भारतीयों के साथ में। युगांडा ने 1972 में एक बहुत बड़ा घटना हुआ जब प्रेसिडेंट ईडी अमीन ने भारतीयों को देश से निकालने की बात की। सारी चीजें ठीक है ना, युगांडा में भी सेम वही हो रही है। उसने कहा कि भारतीय लोग युगांडा की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब वहाँ पे काफ़ी भारतीय थे, काफ़ी बिजनेस संभाल रहे थे, कर रहे थे, उनकी घर थे, सब कुछ थे। तो उसने ये कहा कि नहीं नहीं, पूरे भारतीय लोग कब्जा कर रहे हैं, सारा इकोनॉमी इनके हाथ में है और असली युगांडा लोग, मतलब ये कह रहा है कि युगांडा के लोग गरीब होते जा रहे हैं, बहुत सारी बात, ठीक है ना? फिर भारतीय लोगों को देश छोड़ने का हुक्म दिया उसने, फिर रूल बना दिया कि भारतीय लोग देश छोड़ दो, युगांडा छोड़ दो। 1972 में एक्सप्लोजन ऑर्डर आया। 4 अगस्त 1972 को ईडी अमीन ने 90 डे के अंदर, 90 दिन के अंदर बोला सब के सब इंडिया, ये युगांडा छोड़ के चले जाओ, जिसमें 60,000 भारतीय लोगों को 90 दिन के अंदर युगांडा छोड़ने का ऑर्डर मिला। उनको सिर्फ एक सूटकेस और थोड़ा पैसे ले जाने की अनुमति मिली, थोड़ा सा उनको पैसे वैसे ले जाने की अनुमति मिली। बाकी सारी संपत्ति, बिजनेस और पैसा जब्त कर लिया, सब के सब ले लिए, छीन लिया उनसे, ठीक है ना, बेघर कर दिया। ये भारतीय लोग मोस्टली गुजरात और पंजाब से आए थे, जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान युगांडा में आए थे और वहाँ व्यापार और बिजनेस चलाते थे। मतलब ब्रिटिश जब इंडिया में थी तो यहाँ से लोग चले गए थे वहाँ पे। फिर भारतीयों पर एक्यूजेशन, मतलब आरोप भी, बहुत सारा आरोप लगाया उसने, किसी ने? प्रेसिडेंट ईडी अमीन ने, ठीक है ना? ईडी अमीन ने भारतीयों पर यह आरोप लगाया कि ये युगांडन इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ युगांडन लोगों के लिए जॉब और मौके कम कर रहे हैं ये लोग, ठीक है ना? ये ब्रिटिश के एजेंट हैं, देखो कितने बड़े बड़े यहाँ पे आरोप लगा रहा है, ब्रिटिश के एजेंट हैं और युगांडा में असलियत में किसी और एजेंडा के लिए काम कर रहे हैं। मतलब कोई और इनका अभी प्लान है, ठीक है ना, कोई सीक्रेट प्लान है जिसमें ये हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं। लेकिन असल में भारतीय लोग वहाँ बिजनेस और इंडस्ट्रीज में मेहनत से काम कर रहे थे और युगांडा की इकोनॉमी को मजबूत बना रहे थे, ठीक है ना? फिर भारतीयों को क्या हुआ, दुख भरा सफर करना पड़ा, थोड़ा उनको ट्रैवलिंग करनी पड़ी। भारतीय लोग बिना किसी तैयारी के युगांडा से निकलने पर मजबूर हो गए। उनको यूके, कनाडा, इंडिया और केनिया जाने पड़ा। यूके अब यूके ने 27,000 भारतीयों लोगों को रिफ्यूजी के तौर पर शरण दी। यूके ने भी संभाला भारतीयों को, क्योंकि जब युगांडा ब्रिटिश कॉलोनी था तब भारतीयों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी होते थे, ठीक है ना? अब भारत में भी किसी भी भारतीय वापस आए, मतलब कई लोग यहाँ पर भी वापस आए, लेकिन यहाँ भी उनके पास नए बिजनेस या जॉब का कोई सेटअप नहीं था, ठीक है ना? तो सेटअप नहीं था तो क्या करते यहाँ आकर के, इसलिए कुछ और दूसरे कंट्रीज में भी चले गए। युगांडा की इकोनॉमी फिर धीरे धीरे बर्बाद हो गई। जब वो ईडी अमीन वहां से गया तो सारी चीजें बर्बाद हो गई, ठीक है ना? तो फिर समरी वही देख लो, शॉर्ट में भाई आप पढ़ लेना क्या दिया गया है। 1972 में ईडी अमीन ने 60,000 भारतीयों को 90 दिन के अंदर खाली करने के बोला था, जिसमें जबरदस्ती सब कुछ ले लिया था और युगांडा यहाँ पे यूके, कनाडा
और भारत कई दूसरे कंट्रीज में यहाँ के लोग चले गए थे, ठीक है ना। तो इतना सारा ये लोगों ने हमारे भारतीयों के साथ में किया था, इसीलिए रिपैट्रिएट का ये यहाँ पे लाया गया रूल कि यहाँ पर ये लोग आ सकते हैं। कहाँ कहाँ से? बर्मा, श्रीलंका और युगांडा। यहाँ पे कब ये लोगों ने अगर ये सारी कंट्री छोड़ दिया है, कब? लेफ्ट आफ्टर मार्च 1957, और उसके बाद से ही इंडिया में रह रहे हैं। तो ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट रजिस्टर क्या होता है? फर्स्ट रजिस्टर किसको बोलते हैं? थोड़ा सा फटाफट करते हैं। तो फर्स्ट रजिस्टर इट मीन्स द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट प्रिपेयर अंडर चैप्टर 4 द फार्मेसी एक्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। देखो, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? रजिस्टर को प्रिपेयर करती है, ठीक है ना। जब तक वो मान लो कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल, दो लोग प्रिपेयर करते हैं, स्टेट फार्मेसी काउंसिल भी करता है और क्या कौन करता है? गवर्नमेंट भी करती है। तो जब तक स्टेट ये नहीं बनाती है उस टाइम के लिए फिर क्या करता है? पहले ये गवर्नमेंट बना के रखती है, ठीक है ना। तो प्रिपेयर बाय द किसके? फार्मेसी एक्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट बना के रखता है, ठीक है ना। बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट काउंसिल, किसी भी वजह से मान लो, कि स्टेट काउंसिल नहीं है, तो उस टाइम पे कौन बना के रखेगा रजिस्टर? वो स्टेट गवर्नमेंट बना के रखेगा। तो इसके लिए इसको फर्स्ट रजिस्टर बोलते हैं। और जैसे ही फिर स्टेट ये बन जाता है, स्टेट काउंसिल बन जाती है, तो फिर वो दोबारा रजिस्टर बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिक्वेंट रजिस्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इट इज द रजिस्टर ऑफ द फार्मासिस्ट प्रिपेयर अंडर चैप्टर 4 ऑफ फार्मेसी बाय द स्टेट काउंसिल। अब ये स्टेट काउंसिल बनाएगा। मैंने बताया कि गवर्नमेंट भी बनाता है और स्टेट काउंसिल। तो स्टेट काउंसिल मान लो नहीं बना है, अभी रेडी नहीं है, तो उस टाइम के लिए ये बना के रखेगा। जब वो बन जाएगा तो दोबारा अपना बनाएगा, ठीक है ना। मतलब जो काम करेगा वो अपना रजिस्टर बना के रखे। तो पहले गवर्नमेंट ने किया, इसलिए गवर्नमेंट ने अपना रजिस्टर बनाया। फिर बाद में स्टेट गवर्नमेंट, जब फार्मेसी काउंसिल बन गया तो अब स्टेट वाला अपना बनाए, वो गवर्नमेंट उसको देगा नहीं कि हाँ तुम ले लो मेरा रजिस्टर, ठीक है, नहीं देगा। सेंट्रल रजिस्टर इट इज द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट मेंटेन बाय द सेंट्रल काउंसिल। ये पीसीआई भी बना के रखता है, ठीक है ना। पीसीआई भी आपका आपके नेम का एक रजिस्टर बना के रखता है, ठीक है ना। इसके अलावा यूजीसी क्या होता है? इट मीन्स द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 4 ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट आया और उसने क्या किया? एक यूजीसी बनाया, ठीक है ना। तो ये आज हम लोगों ने पढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज हम लोगों ने नॉलेज लिया। मैंने पहले बताया था कि आपको इंटरेस्टिंग रहेगा, ऐसी नॉलेज बताऊंगा जो किसने नहीं बताया होगा। तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो में जाने से पहले, लीव करने से पहले लाइक करके जाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। और इसके नोट्स जैसे मैं बताता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या फिर आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हो 875653 और 4094, ठीक है ना। इस चैनल पे आपको सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। बस आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको चाहिए क्या। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। देखते रहिए।